हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी का सिक्स्थ लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। बेटा हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्वेश्चंस करे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज बेसिकली हम बात करेंगे बेटा कोलिजन्स के बारे में। तो ऐसा करेंगे कि कोलिजन को समझने के लिए पहले तो एक छोटा सा एक स्केच बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डालना ज़रूरी है भाई, वरना तो सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कोलिजन। ठीक है, स्पेलिंग देख लो यार, स्पेलिंग कई बार अरे क्या हो गया, शुरुआत में ही मुहूर्त खराब कर दिया। कोलिजन्स, चलिए देखते हैं कोलिजन्स क्या होता है। मान लो, पहले इसको समझो बेटा, क्योंकि मेनली क्या है, फिजिक्स समझने वाली चीज़ है। बाकी लिखी हुई चीज़ें तो सारी बुक में भी हैं और ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दे देता हूँ, तो आपको मेनली समझना वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ कर लो कि ये हमारे पास एक बॉल है। ऐसा करता हूँ, इसको सफ़ेद कलर से बनाऊँगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। और ये देखिए, आहा हा हा हा, ये बात सफ़ेद रंग से बना दिया। चलिए एक बॉल तो ये हमने ले ली, ठीक है साहब, और इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है साहब, अब हम ये दूसरी बॉल ले लेते हैं और इसी साइज़ की ले लेंगे, लेकिन अलग अलग मास ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक, अब ये बॉल को मास कह दिया मान लो m1 और इसका मास कह दिया m2। दोनों बॉल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेटर से ये बॉल इधर मूव कर रही है, ये बॉल इधर मूव कर रही है। ठीक, इसकी लेटर से इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 हो गई। बेटा दोनों बॉल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। कोलिजन होना है, टक्कर होनी है, तो टक्कर होने के लिए पीछे वाले बॉल की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं, तभी तो कोलिजन होगा। अगर मान लीजिए पीछे वाले की स्पीड धीमी है, आगे वाले की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या कोलिजन होगा? नहीं। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जो हम कंडीशन लिखते जा रहे हैं वो समझिएगा कि फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ये तो कंडीशन हो गई कि कोलिजन तभी होगा। अगर ये u1 u2 से बड़ा नहीं हुआ तो कोलिजन होगा क्या? नहीं होगा। बराबर हो गए तो भी होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब u1 नेसेसरली बड़ा होना चाहिए u2 से, तभी कोलिजन होगा। अब कोलिजन हो गया, यहां पे मान लेते हैं ये जगह पे आके ये, अरे कहाँ गई मेरी सफ़ेद बॉल, ये रही, ये देखो सफ़ेद बॉल यहाँ पे आ गई, है ना, पहली वाली, और ये हमारे पास दूसरी आ गई। अब ये यहाँ पे देखो दोनों मिल गए, कोलिजन हो गया, यानी कि m1 और m2 कोलाइड कर गए, और कोलिजन के बाद अब ये दोनों बॉल्स क्या कर गई, अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई। ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन हो गया। और जब कोलिजन हो चुका बेटा, तो उस कंडीशन में m1 और m2 की अब जो वेलोसिटी हो गई वो अलग अलग हो गई ना। तो बेटा इसकी अब हमारे पास, अरे भगवान, कई बार तो ये परेशान करने पे ही आ जाता है कलर चेंजिंग में। आहा हा हा, मज़ा आ गया। ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ठीक, तो अब सिचुएशन 3 तरह की हो गई। इसको ऐसा करूंगा, थोड़ा सा नीचे कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, यहां लिख देता हूं। सिचुएशन ये हो गई, ये सिचुएशन हो गई बिफोर कोलिजन, ठीक, यानी कि कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, ठीक। और ये हो गई किस सिचुएशन में बेटा? ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान ये दोनों कांटेक्ट में हैं। और ये हो गई आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन के बाद की सिचुएशन हो गई। ये 3 सिचुएशन हम एनकाउंटर कर रहे हैं। अब कोलिजन टू टेक प्लेस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यदि कोलिजन होना है तो बेटा शर्त क्या होगी कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन होगा। ठीक है, अब कोलिजन हो गया,
ये शर्त हमने पूरी कर दी, कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद अब ये जब अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे तो बेटा अब पीछे वाले की वेलोसिटी कम होगी, आगे वाले की ज्यादा होगी। भाई कोलिजन होने से पहले पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, तभी कोलिजन होगा। लेकिन होने के बाद जब बात आ रही है तो V2 शुड बी ग्रेटर देन V1, तो हम यहां लिखेंगे आफ्टर कोलिजन V1 शुड बी ग्रेटर देन V2। अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया, V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। आफ्टर कोलिजन V2 शुड बी ग्रेटर देन V1, यानी कि ये वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि बेटा अगर ज्यादा नहीं हुई तो दोबारा कोलिजन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कभी आपने नहीं देखा कि एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा रही है और फिर उसके बाद दोबारा टकरा रही है, फिर उसके बाद तीसरी बार भी टकरा रही है, टक टक टक, ऐसे कभी नहीं होता। एक बार टकरा गई, जब कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद जो आगे वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाती है। ये कंडीशन हो गई जिसको हम कहते हैं कोलिजन। तो बेटा कोलिजन में दो बातें हो गई, एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहां पे हम लिख देंगे जिसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब किस रिलेटिव स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। तो बेटा U1 बड़ा U2 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर U1 माइनस U2 होगा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों का डिफरेंस लेते हैं वेलोसिटी का, तो चूंकि U1 बड़ा है और U2 छोटा है, क्योंकि कोलिजन तभी होगा, तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने निकाल लिया, जिसको हमने कहा U1 माइनस U2। इसी तरीके से यहां पे अब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक। और ये क्या हो जाएगा बेटा, V2 माइनस V1 होगा। क्यों? क्योंकि अब कोलिजन के बाद इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर V2 माइनस V1 हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और ये हमारे पास इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगले पेज पे चलेंगे और इसी छोटे से डायग्राम को दोबारा से एक बार पीछे बना लेंगे। ई को डिनोट करते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। तो वही जो पीछे डायग्राम बनाया था वही हमने छोटे स्केल में बना दिया। अब हम डिफाइन करेंगे जिसको हम कहते क्या हैं बेटा, पहले तो टर्म्स को डिफाइन कर लें, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिरकार हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कई बार इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं बेटा ई से, है ना। और ये डिफाइन कैसे होता है, पहले तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। इट इज डिफाइंड एज क्या, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो ई ये हो गया फॉर्मूले के रूप में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, अरे वेलोसिटी पूरा ही लिख दें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच। ठीक, तो ये बराबर किसके हो गया, ग्रीन कलर से लिखने का मजा ही कोर हो रहता है, बाद में लाल डब्बे के अंदर इसको डालेंगे, हाय 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 हाय। तो ये अरे पहले ही लाल डब्बा बन गया भाई। ई बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पीछे लिखा था ना V2 माइनस V1, देख लो बेटा, V2 माइनस V1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। बस यही करना है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये फॉर्मूला आ गया जो कि E का हो गया। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करने में बेटा। ये तो कंडीशन समझ में आ गई, कोलिजन से पहले क्या होगा और कोलिजन के बाद क्या होगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं मोमेंटम की। तो यहां पे हम बात करेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम। ठीक, ये बराबर किसके हो जाएगा, m1 u1 उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, और m2 u2 उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी कोलिजन होने से पहले, बिफोर कोलिजन। तो दोनों का सम ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हम लाल डब्बे में डाल दे, मजा आ गया। और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ऐसे ही टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। के ई तो मतलब समझते हैं आप लोग तो इतना जानते ही होंगे, अब तो समझ गए होंगे कि के ई जब भी लिख रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। अब देखिए क्या होगा, अब तो बात इजी हो गया ना बेटा। उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। ठीक, तीन बातें कही। एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया, दूसरी बात दोनों बॉडीज के मोमेंटम है ना कोलिजन से पहले, और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले का हमने निकाल लिया। अब दूसरी चीज अब हम निकालेंगे, कोलिजन के बाद भी यही बातें होंगी। तो बेटा अब हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हो गया। अब उसका हो जाएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। ऐसे ही टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ओए होए होए, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। अब हमारे पास वेलोसिटी अलग अलग हो गई। कोलिजन से पहले u1 u2 था, कोलिजन के बाद v1 v2 हो गया, है ना। बस और क्या है, तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये कोलिजन के बाद हो गया। तो ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया। और ये कौन सी इक्वेशन नंबर आ गई बताओ, चौथे नंबर की, ये पांचवें नंबर की। ओके, अब हमारे पास ये 5 इक्वेशन आ गई और कोलिजन की कंडीशन अब आप लोगों को समझ में आने लग गई। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हैं। आइए अब मजेदार कहानी है कि अब हमारे पास असली कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। क्या ये सब बातें हम सीख क्यों रहे हैं? ये सब बातें हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि कोलिजन को अच्छे से समझ सकें। बेटा कोलिजन 2 तरह के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ध्यान रखिए परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, क्या होते हैं ये, इनको समझते हैं, क्या कंडीशन है। देखो पहली चीज तो एक बात दिमाग में डाल लो, परफेक्ट कंडीशन फिजिक्स में नहीं होती।
आइडियल कंडीशन कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम पहले तो एज्यूम करते हैं कि बेटा परफेक्शन में क्या होगा, फिर बाद में प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमेशा जब कभी भी फिजिक्स में कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं बेटा, हमेशा हम परफेक्ट कंडीशन, आइडियल कंडीशन कि ये ऐसा होगा, लेकिन वास्तविक रूप में एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में हम अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसे कहेंगे? तो इट इज दैट कोलिजन इन विच क्या होगा? पहली चीज ध्यान दीजिए, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 कोलिजन से पहले था m1 v1 प्लस m2 v2 कोलिजन के बाद होगा। ये कंडीशन होती है किसकी? इलास्टिक की। यानी कि जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था, जो कोलिजन के बाद था, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि जब कोलिजन होगा तो जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा, उसको कहते हैं इलास्टिक। ठीक, तो इलास्टिक की पहली कंडीशन हो गई, ये पहली कंडीशन हो गई, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसको हम अलग कलर से लाइन करते हैं, मज़ा आ जाएगा जिंदगी का। आय हाय हाय हाय, कलरफुल बनाने में बोर्ड में मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। आ जाइए, दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, है ना बेटा? मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर कोलिजन से पहले थी, वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी, है ना? और बेटा हमने देखो कोलिजन से पहले ये निकाला था, कोलिजन के बाद निकाला था। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब जो कोलिजन से पहले था वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी, यानी कि सम ऑफ एनर्जी बेटा, कोलिजन से पहले जो सम था वही कोलिजन के बाद का भी सम होगा। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन यानी कि E की वैल्यू जो होती है इसमें 1 होती है। क्या होती है? 1। E की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि E बराबर किसके होता है बेटा? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यानी कि v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2 के होगा। लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो ये 3 बातें होती हैं, और तीनों को मैंने अभी कोलिजन से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या 3 कंडीशन होंगी, है ना? तो E की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन में 1 होती है, और ये बाकी 2 कंडीशंस फुलफिल होगी। ये परफेक्टली इलास्टिक। अब आप कहेंगे सर परफेक्टली इलास्टिक को हम इमेजिन कैसे करें? इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल 2 बिलियर्ड्स बॉल कोलिजन करती है, या कैरम बोर्ड में जब आप देखें कि आप स्ट्राइकर से किसी गोटी को हिट करते हैं, है ना? नियरली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली तो खैर 100% नहीं होगा, नियरली मान लेंगे। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन कैसे होगा। तो जब बिलियर्ड्स की बॉल टकराती है तो वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक के करीब होता है, जहां पे E की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज दैट कोलिजन इन विच क्या? पहली चीज, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओ हो, तो बेटा फर्क क्या हुआ? मोमेंटम तो यहां पे भी कंजर्व्ड, वहां पे भी कंजर्व्ड। बिल्कुल, हर एक कोलिजन में चाहे वो कैसा हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा।
ये ध्यान रखिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ज़रूर लगेगा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन ज़रूर लगेगा। कभी कभी हम राजकुमार स्टाइल में बात करता है। चलिए, तो ये हो गया m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, दूसरी बात ये चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, अब समझ में आया फर्क? काइनेटिक एनर्जी, ये आर और वी एक जैसा दिखता है भाई मेरा तो। आप बिना कहते होंगे सर तो पता नहीं क्या लिखते हैं, आर और वी, ये आर है ये वी है। कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है इन इलास्टिक कोलिजन में, यानी कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये देखो बेटा नॉट इक्वल टू का साइन लिख दिया, अलग कलर से लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉट शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये हो गया हाफ, अरे भगवान, m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक, यानी कि कंजर्व नहीं है, यानी कि एनर्जी का लॉस होगा। किसका? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। और तीसरी जो बात हो गई अहम बात, E की वैल्यू यहां पे जीरो होगी। E की वैल्यू जीरो होगी, तो इसका मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक E0, परफेक्टली इलास्टिक E1। अब कोई भी चीज ना तो उधर होती है ना तो इधर होती है। इसका मतलब प्रैक्टिकल कोलिजन कैसा होगा? जहां पे E की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से कम हो, वो प्रैक्टिकल कोलिजन हो गया। समझ में आ गया? मजा आया जिंदगी का, है जी? तो प्रैक्टिकल कोलिजन और परफेक्ट कोलिजन में फर्क समझ में आ गया। तो ना तो ये परफेक्टली इनएलास्टिक कोई प्रैक्टिकल चीज होती है, ना परफेक्टली इलास्टिक कोई प्रैक्टिकल चीज होती है। तो इसका मतलब जो हमारी दुनिया में जो कोलिजन होता है, जिनको हम देखते हैं कि कभी टक्कर हो गई, दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, मोटरसाइकिल कार की टक्कर हो गई, कार ट्रक की टक्कर हो गई, तो जो भी कोलिजन होगा वो प्रैक्टिकल कोलिजन होगा। उनमें E की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी। ठीक, यानी कि पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो E की वैल्यू जब 0 हो गई तो बेटा देखो यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 हो गया। ठीक, अब ये 0 हो गया तो बेटा ये वाला फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, यानी कि v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब v2 और v1 बराबर हो गए, और वो बराबर किसके हो गए? कॉमन वेलोसिटी v के। तो इसका मतलब दोनों बॉडीज अब कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? देखिए, लकड़ी का एक ब्लॉक लीजिए, लिया, उस पे बुलेट फायर करिए, डिचकियां, बुलेट गई, लकड़ी के ब्लॉक में अंदर घुस गई। अब जब घुस गई तो ब्लॉक और बुलेट अब दोनों सेम स्पीड से जाएंगे, क्योंकि वो एम्बेड हो चुकी है ना, अंदर ही जा चुकी है। तो वहां पे वो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो वो कोलिजन जहां पे कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव करती है, उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो वहां पे दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, यानी कि ये दोनों अब साथ साथ चलेंगी, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी। मतलब आगे पीछे का कहना मतलब आगे पीछे तो जरूर रहेगा, लेकिन अब कोलिजन के बाद साथ साथ कॉमन वेलोसिटी से जाएगी। ठीक है, तो अगर डिस्टिंग्विश करें तो क्या होगा कि कॉमन वेलोसिटी से जाएगी, मतलब दोनों की वेलोसिटी एक जैसी होगी और दोनों आराम से बात करते हुए जाएंगे, है ना? ये हो गई। तो ये कोलिजन की कंडीशन हो गई,
परफेक्टली इन इलास्टिक, और मैंने समझाया आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये हमारे पास आज का कोलिजन से रिलेटेड बेटा टॉपिक था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार थ्योरेटिकली आपको समझना है ना। और क्या होता है कि कई बार कोलिजन आपके सिलेबस के अंदर, 9th के सिलेबस के अंदर बस ऊपर ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा सा NTSC के लेवल पे देखना पड़ता है ना बेटा, इसीलिए थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कि आपके 9th के लेवल की बुक में ना हो, और हो सकता है थोड़ी सी हायर स्टैंडर्ड में हो, इसीलिए हमने फॉर्मूले के रूप में सारी बातें बता दी कि कौन सा कोलिजन कैसा होता है और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरह के कोलिजन के बीच में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हमारे पास थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का। अब हमारे पास मेनली क्वेश्चंस होगा, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अरे तार फंस जाता है भाई, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।